Hello everyone. Today we will discuss the next topic, the multi project dams. ठीक है, व्हाट इज सोशल इशू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिगार्डिंग. ठीक है, आज हम जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग क्या क्या इशू थे. इशू का मतलब है विवाद. ठीक है, और किस किस प्रकार के वहाँ पे मूवमेंट्स हुए, यानी कि एनवायरमेंटल आंदोलन हुए. ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे और हम इन विवादों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कृष्णा गोदावरी विवाद. ठीक है, आज हम इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे. द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स and large dams that have also been the cause of many new environmental movements like the Narmada. ठीक है, बचाओ आंदोलन एंड तेहरी डैम्स आंदोलन एक्सेट्रा. मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्या हैं ये? कॉज है किस चीज़ का? ये कारण है मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का, अलग अलग पर्यावरण आंदोलन का कारण है. क्यों? जैसे कि एक पर्यावरण आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा नदी का संरक्षण करना. एक था तेहरी डैम आंदोलन, तेहरी नदी पर बनाया हुआ आंदोलन था. ठीक है, ये आंदोलन क्या थे आइए समझते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स हैज़ द प्राइमरली ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी. ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी में समझाते हैं. ठीक है, अब ये क्या था कि एक छोटा सा गांव है जो सरदार सरोवर योजना या नर्मदा बचाओ नर्मदा के आसपास रहने वाली बस्तियाँ थी. ठीक है, सरदार सरोवर योजना जो थी इस नदी के ऊपर से डैम बनाने की थी. ठीक है, अब डैम बनाने की कोई भी योजना हो तो उसमें क्या हो, सरकार को वहाँ से जनसंख्या को हटाना पड़ेगा. और वे जैसे कि 75,000 आदमी थे वहाँ पे, तो वे 75,000 आदमी कहाँ जाएंगे? जो आसपास के 50 या 60 या 70-80 गाँव के जो लोग रहते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी प्रभावित होगी. तो वे लोकल व्यक्तियों का रिप्लेसमेंट किया जाता है, सरकार के द्वारा उन्हें कहीं और भूमि आवंटित होती है. ठीक है, अब आप इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या. प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जब कोई व्यक्ति बचपन से खेल के एक स्थान पर बड़ा हुआ है, वहीं के आसपास के जंगलों को जानता है, वहीं से अपने रिसोर्सेज अपनी जीविका उपार्जन करता है, और सरकार के द्वारा जब इस लोकल कम्युनिटी को कहा जाएगा कि आपको ये दूसरी जगह पर भूमि दी जा रही और आप यहाँ रह के अपना जीविका उपार्जन कर सकते हो, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए किस प्रकार से वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ को लोकल कम्युनिटी को पूरी तरह से प्रॉब्लम होगी. आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी. ठीक है, लोकल पीपल्स ऑफ्टन हैड टू गिव अप देयर लैंड. देखो, उनकी ज़मीन चली जाएगी, उनकी जीविका, देयर मच एक्सेस, और क्या हो जाएगा जो उनका कंट्रोल है रिसोर्सेज में से, ग्रेटर गुड फॉर द नेशंस, और उनका जो कंट्रोल है अपने आसपास के रिसोर्सेज पे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर ग्रेट गुड नेशंस. ठीक है, और जो क्या है उनका कंट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सरकार उन्हें कहीं भी भूमि दे सकती है कुछ भी. सो इफ़ द लोकल पीपल्स आर नॉट बेनिफिट फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स, देन हु इज़ बेनिफिट. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कि लोकल कम्युनिटी को, जब वहाँ की लोकल कम्युनिटी को इसका बेनिफिट नहीं हो रहा, तो इसका बेनिफिट किसको हो रहा है? आइए देखते हैं. परहैप्स द लैंड ओनर. देखो, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है लैंड ओनर को, जिसके पास 1,000 हेक्टेयर की ज़मीन है, उसको सबसे ज़्यादा पानी का, खेतों में सबसे ज़्यादा पानी उसको जाएगा. या ये जो बड़े किसान हैं, बड़े ज़मींदार हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ को. इंडस्ट्री का मतलब क्या है?
उद्योग धंधे करने वाले जैसे धीरू भाई अंबानी, टाटा अंबानी, इन्होंने जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अपने अर्बन सेंटर्स में लगा रखी। मैंने बताया था आपको कि जितनी भी हमारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है या उद्योग धंधे लगे हुए हैं वे नदियों के किनारे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें वाटर सप्लाई होती है। ठीक है, और क्या है कि आसपास की जितने भी उद्योगपति होते हैं वे सारे के सारे पैसे कहाँ देते हैं, सरकार बनाने में देते हैं, और सरकार वहाँ पर डैम वगैरह बनाती है और वहाँ से जगह को खाली करा लेती है। ठीक है, और क्या है कि लैंडलेस इन ए विलेज डज ही रियली गेन फ्रॉम सच ए प्रोजेक्ट। जो गांववासी होते हैं क्या उन्हें सच में बेनिफिट होता है? नहीं, उन्हें बेनिफिट बहुत ही कम होता है। जैसे सरदार सरोवर योजना, डैम हैज़ बीन बिल्ड ओवर द नर्मदा रिवर। ये सरदार सरोवर योजना वहीं पर है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर मूर्ति बनाई गई है, ध्यान रखियो भाई। ठीक है, और इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आया आपके, इसको ध्यान से पढ़ लियो। क्या सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन द बिल्ड ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। इंडिया कवर द 4 स्टेट्स। ये 4 स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को और राजस्थान को, बड़े बड़े राज्यों को। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड बी मीट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ड्राउट प्रोन, यानी कि सूखे के समय यह बहुत सारे एरिया को वाटर की सप्लाई करता है। जैसे 94 यानी कि 9490 विलेज को क्या करता है ये। ठीक है, और 173 टाउन्स को क्या देता है, वाटर की सप्लाई देता है। देखो ये तो होते हैं अर्बन एरियाज़ और ये होते हैं रूरल एरिया। रूरल एरिया को एग्रीकल्चर्स के लिए चाहिए पानी और टाउन्स एरिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए, और ये राजस्थान के 124 गांव को भी पानी प्रोवाइड करता है। इरिगेशंस हैज़ also changed the cropping patterns the many regions with the farmers shifting to water intensive and commercial crops। देखो कृषि के लिए हमें बहुत अलग अलग प्रकार की कृषि के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि जिससे फार्मर्स शिफ्ट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हमने देखा था कि यदि किसी गांव में पानी नहीं हुआ या बारिश नहीं हुई तो किसान क्या करता था, किसी दूसरे गांव में अपना ज़मीन वगैरह लेके वहीं पर रहना शुरू कर देता था। कि राजस्थान के गांव में काम नहीं चला तो वो गुजरात के गांव में चला गया। तो इस प्रकार से पानी की कमी के कारण, ठीक है, और क्या होता है, हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए। कॉमर्शियल क्रॉप्स वो होती हैं जिनको आप लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखते अपने पास। जैसे गन्ना है, गन्ना अगर आप अपने पास स्टोर करके रखोगे, गन्ना क्या है, स्टोर करके नहीं रखते आप। ठीक है, गेहूँ है, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। दे आर द नॉट कॉमर्शियल क्रॉप्स। अपने से फालतू हुआ तो बेच दिया, नहीं तो आप स्टोर करके रख लेते हो। मगर जैसे चावल है, चावल आप स्टोर करके नहीं रखते। ठीक है, या चावल थोड़े बहुत खाने के लिए रख लिए, बाकी आप बेच देते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी प्रकार से शुगर केन एक प्रकार से कॉमर्शियल क्रॉप्स है। कॉमर्शियल क्रॉप्स अगर हिंदी में बताऊं तो कॉमर्शियल क्रॉप्स वे क्रॉप्स होती हैं जिनको हम अपने पास स्टोर करके नहीं रखते और डायरेक्ट मार्केट में बेच देते हैं। जैसे दलहन, तिलहन, यानी कि जितनी भी हमारी दालें हैं, जितनी भी हमारे ऑयल सीड्स हैं, उनको हम अपने पास ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं करते। ठीक है, दिस हैज़ द इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस सैलिनेशन ऑफ द सोयल। और इससे सैलिनेशन बढ़ता है। मैंने बताया था कि वहाँ की मिट्टी में नमकीनपन आ जाता है और जिससे जो सोयल होती है या लैंड होती है अनफर्टाइल हो जाती है। एंड द सेम टाइम हैज़ बीन transform the social landscape, increasing the social gaps between the richer landowners and landless the poor। rich gets rich and poor gets poor। यहाँ पे ये वाली प्रोवर्ब्स बहुत अच्छी बैठती है। देखो, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको ज़्यादा पानी मिलेगा, उसके खेत में ज़्यादा अनाज होगा। मगर जिस किसान के पास, बेचारे के पास ज़मीन ही नहीं है, दूसरों के खेतों में मजदूर करता है, उसको कहाँ से, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस प्रोजेक्ट का। एज वी कैन शी
द डैम डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल वांटेड डिफरेंट यूज एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अलग अलग लोग बाग अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स लेते हैं वाटर रिसोर्सेज का। जैसे गुजरात में साबरमती बेसिन में फार्मर वेर एजुकेटेड एंड ऑलमोस्ट कॉज द रायोट्स, द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया। ठीक है, गुजरात में क्या है कि साबरमती बेसिन में क्या है कि किसान्स को वहाँ पर पानी नहीं दिया जाता, मगर वहाँ पे अर्बन एरियाज यानी कि शहरी एरिया में सबसे ज़्यादा वाटर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ड्राउट यानी कि सूखे के समय पड़ती है ये सबसे ज़्यादा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर आल्सो बिकमिंग कॉमन with regard to sharing the cost and benefits of the multi-purpose। आप देख सकते हैं बहुत सारे इंटर स्टेट्स यानी कि दो राज्यों के बीच में भी आपसी विवाद इसके अंदर होते रहते हैं। और वे क्या है कि वे कहते हैं कि भैया ये प्रोजेक्ट बनाने में सबसे ज़्यादा पैसे हमने दिए हैं, या दूसरे कहते हैं कि हमने दिए हैं। तो वे क्या करते हैं कि वे कहते हैं कि भैया इस नदी का 80% जल हम रखेंगे, कोई कहता है 80% हम रखेंगे, 20% आप रखो। तो इसी प्रकार से वहाँ पे विवाद होते हैं। ठीक है, आज हम इसको समझते हैं। ड्यू नाउ दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट ड्यू टू ऑब्जेक्शंस रेज द कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा नदी पर एक विवाद है? ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। मैंने बताया था कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियाँ बहती हैं, और क्या है कि वे आधी एक राज्य में बहती हैं और आधी एक राज्य में बहती हैं। तो इस जैसे कि अब जो क्या है कि 80% जल तो आंध्र प्रदेश में होकर जा रहा, और जो ये बाद का 20% है वो कर्नाटक में जा रहा। या फिर इधर से गोदावरी दीदी जा रही, तो यहाँ पे आधा जल यहाँ से कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में जा रहा। तो इस प्रकार से इन दोनों जो नदियों पे कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इट इज़ द रिगार्डिंग द डाइवर्जेंस ऑफ मोर वाटर कोयना बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स ऑफ ए मल्टी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और जैसे कोयना नदी पर भी एक क्या है विवाद है सरकार का, मल्टी प्रोजेक्ट्स बनाया गया है। ठीक है, दीज वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट विद एडवर्स द कंसिक्वेंस द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, और जिससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का भी एक नदी पर विवाद है। बताओ कौन सी नदी पर है? पता नहीं होगा। सिंधु नदी समझौता 1952 में हुआ था, ध्यान रखियो। ठीक है, और इसका 80% जल भारत 80% जल पाकिस्तान यूज करता है और 20% भारत करता है। ठीक है, अब इन जो रिवर्स हैं, अलग अलग रिवर्स पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट देखेंगे। जैसे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और भाखड़ा नागल से ही यहीं पर राजस्थान में एक नहर ले जाई गई है जिसका नाम बोलते हैं इंदिरा कैनल। ठीक है, इंदिरा कैनल, ध्यान रखियो भाई। ठीक है, आ जाओ। चंबल नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि ये गंगा है, यमुना क्या है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल बेतवा ठीक है किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। और चंबल पर ही बनाया गया है राणा प्रताप सागर। एक और डैम बनाया गया है गांधी सागर। ठीक है, और सरदार सरोवर योजना कहाँ बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, और जितनी भी ये हैं ये क्या है? ये प्रोजेक्ट हैं। जैसे इस पर कोयना प्रोजेक्ट बनाया गया है कृष्णा नदी पर, फिर एक और प्रोजेक्ट बनाया गया है आपकी तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस पर एक और बनाया गया है तुंगभद्रा पर, तुंगभद्रा भी बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर पोनियार प्रोजेक्ट, वो कावेरी रिवर पर
प्रोजेक्ट बनाया गया है, कावेरी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है? महानदी पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बता रहा मैं आपको। रिंद बांध बनाया गया है। ठीक है, ये सोन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बहुत सारे रिवर्स पर बांध बनाए गए हैं। आ जाओ। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट्स ड्यू टू देयर फेलियर अचीव द पर्पज वेयर द बिल्ड। ठीक है, ये इनके फेल होने के, प्रोजेक्ट के फेल होने के कारण क्या हैं? क्योंकि जिन पर्पज के लिए बनाए गए थे, आयरनिकली डैम्स दैट द कंस्ट्रक्टेड द कंट्रोल फ्लड्स। ठीक है, और ये बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, हैव द ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू द सेडिमेंटेशंस इन द रेसियोर। यानी कि ये क्या करते हैं कि जब नदियाँ बहुत सारा पानी ऊपर से लेके आती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आती है, और जहाँ पर ये पानी डैम के द्वारा रोका जाता है वहीं पर क्या होता है? बहुत सारा सेडिमेंटेशंस जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारी ज़मीन में, भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और इससे फ्लड कंट्रोल होने की बजाय फ्लड बढ़ जाती है। ठीक है, मोर ओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली अनसक्सेसफुल इज कंट्रोलिंग फ्लड। और यहाँ पे क्या होता है? भारी वर्षा होने पर फ्लड अनकंट्रोलेबल हो जाती है। ठीक है, और यू मे हैव सीन द रीड द रिलाइज द वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रीगेटेड फ्लड सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशन हुई थी महाराष्ट्र में, गुजरात में 2006 में, क्योंकि उस समय फ्लड को कंट्रोल नहीं किया गया था। द फ्लड हैव नॉट ओनली डिवास्टेड लाइफ। फ्लड से सिर्फ जीवन ही ख़त्म नहीं होता कि लोगों की प्रॉपर्टियाँ भी, यानी कि जो उनके आसपास के मकान बनाए हुए हैं और जो वहाँ की एक्सटेंसिव सोयल है, पूरी तरह से मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। ठीक है, sedimentations also mean that the flood plains where the deprived the sills। यानी कि जब सिट इरोजन होता है, जब एक स्थान से मिट्टी काटकर दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, तो यहाँ की भूमि में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और यहाँ पर किसी प्रकार की एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती। ठीक है, फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम्स लैंड डिग्रेडेशन। मैंने बताया था जब यहाँ पे डैम बनाया जाएगा और सेडिमेंटेशन किया जाएगा तो यहाँ की भूमि में सैलिनिटी आ जाएगी, यानी कि नमकीनपन आ जाएगा। आप ये देखो कि आपकी भूमि में कोई नमक मिला दे तो वहाँ पे क्या होगा? एक प्रकार से बंजर भूमि हो जाएगी। तो इसी के क्या कारण हो जाएगा? वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी खेती नहीं हो पाने की। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस अर्थक्वेक कॉज द वाटरबॉर्न डिसीजेज। ठीक है, और ये क्या है? एक